नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है साइंस गंगा क्लासेस पे। मैं आलोक आप सभी को बायो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि अभी तक हमने 2 लेक्चरों में देखा पुष्प तक की प्रक्रिया, आज हम देखेंगे पुष्प के आगे के भाग, यानी कि पुष्प के भागों में आज हम नर जनन तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा एंड्रोसियम, एंथर बॉडी और एंथर वॉल। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पीपीटी को और उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। और साथ ही कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि कल मैंने 9 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कम है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनमें से 2 मैं करूँगा और 1 आपको करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? पहला टॉपिक है हमारा एंड्रोसियम, यानी कि पुमंग। अब पुमंग क्या है? पुमंग क्या है हमारा? पुमंग हमारा नर जनन भाग है। किसका नर जनन भाग है? पुष्प का नर जनन भाग होता है। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है हमारा पुंकेसर, जो हमने कल देखा था। अब पुंकेसर को क्या कहते हैं? पुंकेसर को हम कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कौन से? एक होता है आपका पुतंतु और एक होता है आपका परागकोश। पुतंतु देख लेते हैं क्या है। पुतंतु हमारा होता क्या है? पुतंतु परागकोश के नीचे वाला भाग होता है, जो एक डंडी नुमा संरचना होती है। आपने ये डंठल देख रहे होंगे, ये क्या है? ये पुतंतु है। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? परागकोश। और यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है, वो कौन सी लिखी गई है? संयोजी। अब संयोजी या योजी, कोई सा भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। ये है क्या? ये है परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला भाग। क्या कहलाता है हमारा? संयोजी कहलाता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? दूरस्थ सिरा और समीपस्थ सिरा। समीपस्थ सिरा क्या है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने रख लिया है। समीपस्थ सिरा होता है पुष्पासन से जुड़ा हुआ, यानी कि ये जो डंठल का यानी कि पुतंतु का जो समीपस्थ सिरा होता है, वो किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से जुड़ा रह सकता है, दलपुंज से जुड़ा रह सकता है, परिदल से जुड़ा रह सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं परागकोश को। परागकोश में क्या बनता है? परागकोश में बनता है परागकण। और ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? लघु बीजाणु बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप इसे? परागकोश बोल सकते हो। और परागकोश का उत्पाद क्या होता है आपका? परागकण। आगे देखते हैं कि परागकोश कितने पालियां होते हैं, कितने लोब्यूल होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जो अगली हमारा है वो इसी के ऊपर है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आवृतबीजी पुष्पों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आवृतबीजियों में प्रत्येक परागकोश, यानी कि जितने भी परागकोश होते हैं, प्रायः 2 पाली होते हैं। उनमें कितनी पालियां देखी जाती हैं? 2 पाली देखी जाती हैं। और यहाँ पे आपको पाली भी दिखाया हुआ है, जैसा कि ऊपर चित्र में आप देख सकते हैं। एक पाली आपकी ये हो गई, एक पाली ये हो गई, और दूसरी पाली आपकी ये हो गई। ऐसी ही कितनी पालियाँ होती हैं? 2 पालियाँ होती हैं। और आगे देखते हैं, अगला क्या है? पाली के बाद आएगा कोष्ठ। अब प्रत्येक पाली, यानी कि जैसे ये एक पाली हो गई, एक पाली ये हो गई, अब 2 पालियाँ हैं यहाँ पे। और 2 पालियाँ होती हैं, लेकिन 2 पालियों के बाद कोष्ठक कितने बनते हैं? कोष्ठ कितने बनते हैं, यानी कि कोष कितने बनते हैं? तो कोष बनते हैं हमारे आपके 4। यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 2 कोष्ठक होते हैं। अब इसको आप ऐसे देखिए, ऊपर 2 पालियाँ थीं, अब यहाँ पे कोष्ठक बनेंगे। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक बनेंगे? 2 कोष्ठक बनेंगे। तो यहाँ पे पहला कोष्ठक हो गया और दूसरा कोष्ठक हो गया, और टोटल कितने कोष्ठक हो गए? 4। तो इसे हम क्या बोल देंगे? चतुष्कोणीय संरचना। अब आगे देखते हैं। इसका एक अपवाद भी होता है। आवृतबीजों में एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, और ये एक कुल में मिलेगा। कौन सी? मालवेसी कुल। आप जब 11 में रहते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे कुलों के बारे में पढ़ते हैं। जब पुष्प वहाँ भी है तो वहाँ पे मालवेसी कुल, लेगेसी कुल, इस तरह के ढेर सारे कुल देखने को मिलते हैं। तो एक कोष्ठीय किस में मिलेगा आपको? मालवेसी कुल में। और इसका उदाहरण क्या है आपका? सूरजमुखी का फूल।
आप इसे भी लिख सकते हैं, जब आप अपवाद लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आपका अलग प्रभाव पड़ता है, तो नंबर मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, और यूँ कहूँ कि नंबर कटने की संभावना घट जाती है। अब पराग कोश मैंने बताया, द्विपाली, द्विकोष्ठी और चतुष्कोणीय। पहले तो पालियाँ 2 होंगी, फिर कोष्ठक, एक पाली में 2 कोष्ठक होगा, और कितने कोड़ी होगा? चतुष्कोणीय होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा? अब हम देखेंगे संपूर्ण परागकोश का शरीर, यानी कि अभी मैंने बताया 4 चतुष्कोणीय होता है, एक कोणीय होगा, एक ये, एक ये, एक ये, चतुष्कोणीय हो गया। और मैंने क्या बताया था? द्विपाली होता है। पालियाँ कितनी हो गई आपकी? एक पाली ये हो गई, एक पाली आपकी ये हो गई। अब प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? द्विकोष्ठी होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। जो ऊपर मैंने लैंग्वेज में बताया था वो मैंने आपको चित्र में समझा दिया। तो अब देखते हैं इसकी संरचना में। सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सभी को पता है, बाह्य त्वचा कहलाती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका अंतर्थिसियम। फिर उसके बाद क्या आता है? मध्य परत। फिर उसके बाद क्या आता है? टेपिटम। और ये बीच में आपका संयोजी मिलता है, जिसे हम योजी भी कहते हैं। टेपिटम के बाद क्या आता है? लघु बीजाणु ऊतक। क्या आता है? लघु बीजाणु ऊतक। तो आप इसे ऐसे देखिए, पहले क्या आएगा? बाह्य त्वचा। पहले क्या आती है? बाह्य त्वचा। फिर क्या आता है? अंतर्थिसियम। फिर क्या आता है? मध्य परत। फिर क्या आता है? टेपिटम। फिर क्या आता है? बीजाणु जनन ऊतक, जहाँ पे क्या बनता है? बीजाणु, यानी कि परागकण बनता है। इतना समझ में आया होगा। अब इसे आप क्रम में भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्रम के द्वारा पूछेगा सबसे बाहरी परत का नाम बताओ। अभी हम इसके कार्य भी देखेंगे। तो भित्ति स्तर बाहर से अंदर की ओर हम देख लेते हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पे एक चार्ट की सहायता से आपको दिखाया गया है। चार्ट में ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये देख लो, हम जा किधर से रहे हैं? अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं परागकोश में, या बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं? तो हम कहाँ से जा रहे हैं? बाहर से अंदर की ओर। स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। तो सबसे बाहरी क्या मिला हमको? बाह्य त्वचा। फिर क्या मिली? अंतर्थिसियम। फिर क्या मिली? मध्य परत। फिर क्या मिली? टेपिटम। अब इसके कार्य थोड़ा सा देख लो, लेकिन हम इसे विस्तार में भी देखेंगे। बाह्य त्वचा का काम सुरक्षा करना, अंतर्थिसियम स्फुटन कराना, यानी कि फूटने में मदद कराना, और इसका काम है संक्रमण, यानी कि पोषण। ये स्फुटन की ही सहायता करती है, स्फुटन में ही सहायता करती है मध्य परत। और टेपिटम का काम है पोषण प्रदान करना। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा भित्ति। अब हमने भित्तियाँ देखी, अब इसके विस्तृत रूप देखते हैं। एक कोष की होती हैं, 2 कोष की होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं? तो परागकोश भित्ति की परतें, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहला है हमारा बाह्य त्वचा। बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। बाह्य त्वचा हो गई। बाह्य त्वचा क्या है? सबसे बाहरी परत है, एकल कोशिका है, और ये कार्य क्या करती है? इसका कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है इसका? सुरक्षा प्रदान करना। याद रहेगा इतना? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अंतस्थ त्वचा, या बाह्य त्वचा के अंदर वाली परत है। यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत है, या कह दो बाह्य त्वचा से अंदर की तरफ की परत है। ये कैसी होती है? ये एकल कोशिका होती है, और इसमें मोटापा होता है, यानी कि ये थिकनेस में होती है, मोटी होती है थोड़ा। ये भी याद रखिएगा। परागकोश के फटने में मदद करती है। किस में मदद करती है? पराग स्फुटन में। ऊपर स्फुटन लिखा था, यहाँ पे फटना लिखा है, दोनों ही टर्म ठीक हैं। यानी कि ये किस में मदद करेगा? इसका कार्य क्या रहेगा? पराग स्फुटन कराना। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा मध्य परत। अगला है हमारा मध्य परत। मध्य परत के बारे में देख लेते हैं। इस पे एक ऑब्जेक्टिव आया था पिछले बार। क्या है? मध्य परत कितनी कोश की होती हैं? इसमें नहीं आया था, नीट में आया था। 1 से 3 कोश की परत होती है। इसका जीवन क्या काल क्या होता है? अल्प होता है, यानी कि ये सबसे पहले खत्म होगी। फिर परिपक्व अवस्था में ये नष्ट हो जाती है। जब एक परागकोश बिल्कुल
परिपक्व हो जाएगा यानी कि बन जाएगा, जब वो फूटने की अवस्था में रहेगा तो उसमें ये मध्य परत नहीं पाई जाएगी। ये याद रखिएगा, परिपक्व अवस्था में ये नष्ट हो जाती है। किस में नष्ट हो जाती है? जब परागकोश परिपक्व हो जाता है। अब अगला आता है हमारा टेपिटम। इसके बहुत ढेर सारे काम हैं। टेपिटम का काम क्या है? ये सबसे पहले तो जान लो ये है कहाँ। ये सबसे अंदर की परत है। एकल कोशिका है। कोशिकाएं बड़ी एवं केंद्रीय होती हैं। इसकी कोशिका भी बहुत बड़ी होगी और ये बहुकेंद्र की होगी। इसमें ढेर सारे केंद्रक पाए जाएंगे। विकासशील परागकणों को क्या देती है? पोषण प्रदान कराती है। ये एक मेन पॉइंट है इसमें का। क्या कराती है? ये परागकणों को पोषण प्रदान कराती है। फिर स्पोरोपोलिन का निर्माण कराती है। ये स्पोरोपोलिन का निर्माण कराती है जो परागकण की बाह्य त्वचा में होता है। ये याद रखिएगा। ये आगे भी मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब मैं परागकण की संरचना बताऊंगा तब। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है परागकोश सामान्यतः कितने लोब वाला होता है? लोब यानी कि पाली वाला। अभी मैंने ऊपर बताया था, याद करिए, सेकेंड स्लाइड इसी में की थी। कितने लोब्यूल का होता है? एक लोब्यूल का होता है, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोब कितनी होती हैं? पाली कितनी होती हैं? द्विपाली होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? एक सामान्य परागकोश में कुल कितने परागकोश होते हैं? यानी कि अब किसकी बारी आ गई? कोष्ठ की। तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये वाला उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में। आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इजी क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगा सकते हैं आप। कैसे करना है मेरे से पहले। परागकोश की सबसे भीतरी पोषक परत कौन सी है? यानी कि पोषण प्रदान करने वाली परत कौन सी है? और यह सबसे भीतरी परत है। क्या वो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिड लेयर है या टेपिटम है? तो इनमें से कौन सा सही होगा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिड लेयर या टेपिटम? तो पोषण कौन प्रदान करता है? मैंने सभी को बताया था पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम का है। और ये सबसे कहाँ पाई जाती है? सबसे भीतरी परत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ कम समय में आपको बायो के सारे कंटेंट दिए जाएंगे। ये लेक्चर हमारा तीसरा था। मैं आपका 13 लेक्चर में ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, जिनमें से कोई भी लेक्चर 20 मिनट से बड़े के नहीं हैं। अभी एक लेक्चर गया है, हो सकता है 3-4 लेक्चर आपके 30-30 मिनट के चले जाएँ। बाकी आपका कम लेक्चर में ही अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।